हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, फरवरी 2025 में परीक्षा लगने वाली है, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5। सबसे पहले है वो अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित। ठीक है, देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन अपने को यहाँ पर छांटना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ सभ्यता स्थल दे रखे है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्खननकर्ता कौन थे वो दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए चंदूड़ो की 1931 में खोज हुई थी और ये खोज की गई थी दोस्तों एमसी मजूमदार के द्वारा, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज 1957 में हुई थी और एसआर राव के द्वारा ये खोज की गई, बिल्कुल सही है। देखिए बनावली, बनावली यहाँ पर दोस्तों 1961 दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, और एमएस वत्स ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। देखिए बनावली जो सभ्यता स्थल है ये कहाँ पर है, हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर है तो दोस्तों फतेहाबाद, हरियाणा में फतेहाबाद जिले में दोस्तों ये बनावली है। और इसकी खोज है वो दोस्तों 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में। और इसकी खोज है वो किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ पे एम एस वत्स है वो गलत दे रखा है, रविंद्र सिंह बिष्ट होता तो ये सही होता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समिति शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। किसमें कितनी बार हुआ है, 9 बार। किसमें, ऋग्वेद में। तो यहां पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, 9 बार। आगे देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ए का ए क। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। अब यहाँ पर देखिए ये क्रम वाइज भी सही है, अकाक। तो यहाँ पे द्वितीय, द्वितीय में का आ रहा है तो का मतलब क्या हो जाएगा, कालाशोक। तो दोस्तों कालाशोक शासक था और शिशुनाग वंश का ये शासक था जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, महाजनपदों में वह एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। महाजनपदों में वह एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अस्मक। महाजनपदों में वह एकमात्र जनपद जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है तो वो है दोस्तों अस्मक। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्मक। आगे देखिए अशोक का रुमनदेही अभिलेख निम्न में से किस विषय से संबंधित था। अशोक का रुमनदेही अभिलेख निम्न में से किस विषय से संबंधित था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्थिक से संबंधित था दोस्तों ये। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित था ये रुमनदेही अभिलेख है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए मौर्यकालीन राज व्यवस्थाओं में सोने के सिक्कों को किस नाम से नहीं जाना जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शतमान के नाम से है वो नहीं जाना जाता था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले विद्वान थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले विद्वान कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विसेंट महोदय। विसेंट स्मिथ महोदय ने दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यापारियों की श्रेणी में सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित व्यापारियों की श्रेणी में सुमेलित नहीं है, तो बताइए क्या सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए इंदौर है, ये दोस्तों तेलियों की श्रेणी को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। विदिशा है, ये दोस्तों हाथी दांत के कारीगर को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। मथुरा, ये दोस्तों आटा पीसने वाले कारीगर को कहते थे, बिल्कुल सही है। मंदसौर अनाज व्यापारी, ये अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हूबहू आपको ऐसा ही प्रश्न है वो परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए काफी सारे प्रश्न तो आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे परीक्षा में। आगे देखिए, शेरशाहकालीन मंत्रियों में असंगत है। शेरशाहकालीन मंत्रियों में असंगत है, तो बताइए कौन सा इसमें असंगत है। यहाँ पर देखिए दीवाने वजारत, दीवाने वजारत इसमें देखिए लगान व अर्थव्यवस्था का प्रधान, दीवाने रसालत इसमें विदेश मंत्री की भांति, और दीवाने इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखने वाला। तो दोस्तों ये सभी है वो शेरशाहकालीन मंत्रियों से संबंधित, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी असंगत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बरेली विद्रोह का दिन एवं विद्रोही नेता थे। 1857 की क्रांति के समय बरेली विद्रोह का दिन एवं विद्रोही नेता कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जून 1857 बहादुर खान। 1857 की क्रांति के समय बरेली विद्रोह का दिन एवं विद्रोही नेता कौन थे, तो दोस्तों देखिए वो दिन तो था जून 1857 और नेता कौन था, खान बहादुर था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। और इसी से संबंधित दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शनों के अंदर से ही प्रश्न था। आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले थे, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया, यह भी बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 1907 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की, ये गलत हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी, दोस्तों 1909 में की थी। यहाँ पर 1907 है वो गलत दे रखा है, असत्य कथन का अपने को चयन करना था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों, देखिए गांधी जी द्वारा समाचार पत्र है वो देखिए यंग इंडिया इन्होंने चलाया था, नवजीवन भी इनका ही था, हरिजन भी इन्हीं का ही था, लेकिन इंडियन रिव्यू ये इनका नहीं था। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार के अध्याय 3 से पृथक करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है। देखिए संपत्ति का पहले मूल अधिकार था भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 31। और दोस्तों फिर एक संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार में से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों वो संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था वो। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो शब्द थे दोस्तों कौन से, तो वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है ये जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन पर भारत सरकार ने अपनी सहमति कब प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन पर भारत सरकार ने अपनी सहमति कब प्रदान की, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह सहमति प्रदान की 11 दिसंबर 1992 को। 11 दिसंबर 1992 को ये अपनी सहमति प्रदान की, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईवीएम के लाभ है। दोस्तों ईवीएम के क्या लाभ हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मतगणना की प्रक्रिया आसान व शीघ्र, मतगणना की प्रक्रिया आसान व शीघ्र
केवल एक मतपत्र की आवश्यकता होती है, बूथ कैप्चरिंग में कमी। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये ईवीएम के लाभ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है, उत्तरदायित्व से तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य है दोस्तों इसमें देखिए, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। बिल्कुल सही है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व है दोस्तों। ठीक है, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित नेहरू बने थे। कौन बने थे? पंडित नेहरू बने थे। यहां पर इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जाता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, सिद्ध कदाचार या असमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है तो वो कौन होता है? वो होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, स्थायी पवनों के आधार पर निम्न में से सत्य कथन है। बताइए, स्थायी पवनों के आधार पर निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, यह क्षैतिज रूप में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये साल भर चलती है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों इसमें क्या है, स्थायी पवनों से संबंधित बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असंगत है। निम्नलिखित कथनों में से असंगत कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हरिकेन जो चक्रवात है ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं, बिल्कुल सही है। टाइफून है ये चीन के पूर्वी तट पर आते हैं, बिल्कुल सही है। टार्नेडो है ये मिसिसिपी घाटी में आते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही सही है, तो असंगत कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस है वो मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शीत क्रांति की स्थिति बनती है। शीत क्रांति की स्थिति बनती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये 21 दिसंबर को शीत क्रांति की स्थिति बनती है। याद रखना, शीत क्रांति की स्थिति है वो 31 दिसंबर है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सही है, सही कौन सा है वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, जो हिमाचल हिमालय है ये सिंधु से सतलज नदी तक है, बिल्कुल सही है। हिमाचल हिमालय है ये सिंधु से सतलज नदी तक है। कुमायूं हिमालय है ये दोस्तों सतलज से काली नदी तक है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए, असम हिमालय ये काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। दोस्तों जो असम हिमालय है ये तीस्ता तथा दिहांग नदी तक ये विस्तृत है। जो असम हिमालय है ये तीस्ता से और दिहांग नदी तक है, ये यहाँ पर काली नदी दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, देश की निम्न पर्वत चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देश की निम्न पर्वत चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना मित्रों। देखिए, सबसे पहली चोटी आएगी दोस्तों इसमें नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों ये है अपना इसमें 7,816 मीटर। ठीक है, 7,816 मीटर है ये दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई है।
उसके बाद में अन्नपूर्णा आती है, ठीक है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है दोस्तों 8,091 मीटर, 8,091 मीटर, ये अन्नपूर्णा की क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 8,126 मीटर, 8,126 मीटर है, ये नंगा पर्वत की ऊंचाई है। और उसके बाद में धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,167 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 7,816, इससे आगे बढ़े तो 8,000 पहुँच गए, उसके आगे बढ़े तो 8126 पहुँच गए, उससे आगे बढ़े तो 8167 हो गए। यानी कि ये आरोही क्रम है और ये क्रम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। दोस्तों बेमेल को यहाँ पर अपने को छांटना है। देखिए, नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1988 में नोकरेक जो जैविक स्थल है, ठीक है, ये मेघालय में है, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसमें देखिए 1989 मानस जैविक क्षेत्र की स्थापना हुई थी और ये अरुणाचल प्रदेश इसमें गलत दे रखा है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये असम में है, ठीक है। और कंचनजंगा ये दोस्तों सिक्किम में है और सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे रहना चाहिए था असम। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है बिहार है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिहार। आगे देखिए, राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, वो है दोस्तों मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की बाईं ओर से एकमात्र शाखा है, बताइए इंदिरा गांधी नहर की बाईं ओर की एकमात्र शाखा है, तो वो शाखा कौन सी है, वो है दोस्तों रावतसर शाखा। कौन सी, रावतसर शाखा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा नज़दीक है, अगर आपने महामैराथन क्लास नहीं देखी है और पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर वो पिछली जो क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ वो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, खजूर अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों बीचवाल बीकानेर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है, बीचवाल बीकानेर में स्थापित किया गया है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केशोराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी, केशोराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सहकारी क्षेत्र में ये स्थापित की गई थी, केशोराय पाटन चीनी मिल, ठीक है, सहकारी क्षेत्र में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ त्रिवेणी संगम है, दूसरी तरफ नदियां हैं। दोस्तों राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम होते हैं, ठीक है, और 3 का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, चौथे का भी आज सुन लीजिए। और ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। देखिए, इसमें बिंगोद भीलवाड़ा में दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही है। राजमहल टोंक में दोस्तों बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में दोस्तों बनास, चंबल, सीप का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर में डूंगरपुर में, ठीक है, बेणेश्वर में सोम माई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही है। इसमें चारों के चारों क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए,
गिलुंड की खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया? दोस्तों गिलुंड की खुदाई का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? ये गिलुंड है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गिलुंड सभ्यता है, ये राजसमंद में है, ठीक है। और इसकी खुदाई का जो कार्य है ये किया गया था दोस्तों बीबी लाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही, बीबी लाल के द्वारा। आगे देखिए, धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? धर्मत के युद्ध में दोस्तों केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कासिम खान ने किया था। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कासिम खान ने किया था, ठीक है। आगे देखिए 126 नंबर प्रश्न है, गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया था? गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आरपी बारो ने। आरपी बारो ने दोस्तों ये मृत्युदंड की सजा को आजीवन में बदल दिया था। किसकी? गोविंद गिरी की, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर को बनाया गया। आगे देखिए, कोराई से आस्य है, बताइए कोराई से क्या आस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्रकारी व नक्काशी का कार्य है वो कोराई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए, पाबूजी की फड़ है ये नायक या आयड भोपो के द्वारा ये वाचन की जाती है, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की फड़ है ये गुजर भोपे द्वारा वाचन की जाती है। और रामदेव जी की फड़ है ये कामड़ भोपे द्वारा वाचन की जाती है। यहाँ पर भैंसासुर की फड़ है ये भाट भोपे, ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। देखिए, भैंसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जब वाचन ही नहीं होता तो दोस्तों भोपे क्यों बांचेंगे उसको? राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पत्थरों की राड नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए, पत्थरों की राड नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध है दोस्तों भिलुड़ा, जेठना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का ये दोस्तों नृत्य प्रसिद्ध है पत्थरों की राड। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से सत्यकूट को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है। सत्यकूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। उप छठ है ये भाद्रपद कृष्णा छठा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अहोई अष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा इसमें गलत दे रखा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कवि कुशललाभ। कवि कुशललाभ है ये दोस्तों पिंगल शिरोमणि के रचयिता हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? बताइए, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संस्था है दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुल भूकंप का दोस्तों 66% आता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पेन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, इसका सही।
उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, मूल्य प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का संरक्षण, इस पृथ्वी पर लोगों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विधि सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे प्रभावी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रियामूलक अधिगम। क्रियामूलक अधिगम, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रियामूलक अधिगम। आगे देखिए, 138 नंबर प्रश्न है, शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है कहलाता है। शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है दोस्तों इसमें अनुभाविक अन्वेषण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुभाविक अन्वेषण। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बताइए क्या करती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दोस्तों सहयोग करती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया है, बताइए श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया है वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों ऊपर से नीचे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है। बताइए कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अत्यधिक समय। ये दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है, बाकी तीनों दोस्तों गुण हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य देखिए, मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रहने की बजाय समझने पर बल देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 143 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा का विश्वसनीय अर्थ होता है। एक परीक्षा का विश्वसनीय अर्थ क्या होता है। तो वो है दोस्तों परीक्षा अंकों की ससंगता। ठीक है दोस्तों, परीक्षा अंकों की संगतता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। बताइए सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे उपयोगी है ये होती है दोस्तों इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को संशोधित करने में मदद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों वो कौन सा मानचित्रण या दृष्टिकोण है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है संकल्पना मानचित्रण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संकल्पना मानचित्रण। आगे देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा में शिक्षक के अधिकांश प्रभाव का संबंध किन कथनों से संबंधित होता है। कक्षा में शिक्षक के अधिकांश प्रभाव का संबंध किन कथनों से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाब्दिक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाब्दिक। आगे देखिए, चिंतन का आरंभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन का आरंभ है वो दोस्तों किसी समस्या से, संतोष से, इच्छा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए बी सी तीनों से चिंतन का आरंभ होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक कार्य द्वारा। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन आधारित होता है। मूल्यांकन आधारित होता है तो दोस्तों ये उद्देश्य पर आधारित होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद्देश्य पर ये आधारित होता है। ठीक है,
अब है दोस्तों यहाँ पे अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद में हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में संस्कृत से संबंधित। ठीक है, टोटल 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है और आपको टेस्ट पूरा देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अदृश्यावस्था का समय क्या माना है? बताइए, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अदृश्यावस्था का समय क्या माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 से 12 वर्ष माना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन 6 से 12 वर्ष माना है। आगे देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए, बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए, संवेगों पर नियंत्रण नहीं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों, आत्मनिर्भर की भावना, खेल में रुचि, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये तीनों बाल्यावस्था की विशेषता हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, यह प्रस्तुत किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेस्टोलॉजी के द्वारा। आगे देखिए, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह विचार है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह विचार है। यह विचार दोस्तों वैलेंटाइन का विचार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैलेंटाइन का ये क्या है? विचार है। आगे देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो स्कीमा कहलाती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, अधिगम के बारे में असंगत है। अधिगम के बारे में क्या असंगत है? दोस्तों देखिए, अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम में समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम के द्वारा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, थोर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के गौण नियम है। थोर्नडाइक के द्वारा बताए गए अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गौण नियम देखिए, यहाँ पर अभ्यास का नियम ये नहीं है। गौण नियम देखिए, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीयकरण का नियम, ये दोनों नियम है वो दोस्तों अधिगम के गौण नियम है। परिणाम व प्रभाव के नियम, ये दोस्तों ये भी इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें दूसरा और तीसरा है वो सही है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। बाकी बुद्धि, सीखने की अभिवृत्ति, सीखने का समय व अवधि, ये तीनों दोस्तों इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है? वो सिद्धांत कौन सा है? वो सिद्धांत है दोस्तों संतुलन स्तरीय सिद्धांत है। संतुलन स्तरीय सिद्धांत, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र निरूपण की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1970 में हुआ था। मानचित्र निरूपण की अवधारणा का प्रतिपादन, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, आरंभ में सीखने की धीमी गति तथा बाद में तेज गति हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, आरंभ में सीखने की गति धीमी तथा बाद में तेज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नदोत्तर वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नदोत्तर वक्र कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देन है दोस्तों जुंग की देन है। ये किसकी देन है? जुंग की। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने की सरल विधि है। व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने की सरल विधि है, तो वो सरल विधि कौन सी है? तो वो है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए इसमें बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक की देन है। बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक की देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टर्मन की देन है। ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टर्मन की ये देन है। आगे देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दो कारक है जी व एस, दो कारक है जी व एस, ये स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0 से 19 बताई गई है दोस्तों हीन बालकों की बुद्धि लब्धि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोरी करने वाला बालक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोरी करने वाला बालक है। आगे देखिए सामान्य बालक संवेगात्मक रूप में होते हैं, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतुलित होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, संतुलित होते हैं। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है बालकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास कौन सी विधि नहीं कर पाती है। बालकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास कौन सी विधि नहीं कर पाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्याख्यान विधि है, ये नहीं कर पाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य है। अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, सीधा सा इसमें पूछा गया है दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य। तो दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है वो देखिए इसमें करके सीखने का उद्देश्य, स्वमूल्यांकन का उद्देश्य, स्वगति का उद्देश्य, कौन सा सही है बताइए दोस्तों इसमें तीनों में से। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण नहीं होता है, बताइए स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण नहीं होता है मानसिक रूप से, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है निम्न आकांक्षा का गुण नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला हानिकारक कारण है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला हानिकारक कारण है तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माता पिता के उच्च आदर्श, अनुचित पाठ्यक्रम, पूर्वाग्रह का प्रचलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्यक्तिगत समायोजन की समस्या नहीं है, व्यक्तिगत समायोजन की समस्या कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवसाय से असंतुष्टि। व्यवसाय से असंतुष्टि ये दोस्तों व्यक्तिगत समायोजन की समस्या है, वो नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल हैं। प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें नेतृत्व का परीक्षण, ठीक है, और उत्तरदायित्व का कार्य, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए डिस्प्रेक्सिया का संबंध है। डिस्प्रेक्सिया का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों लेखन पठन व गणितीय व्यतिक्रम से है। लेखन पठन व गणितीय व्यतिक्रम से संबंध है डिस्प्रेक्सिया का संबंध, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सृजनात्मकता का गुण है। दोस्तों सृजनात्मकता का गुण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नवीनता, लचीलापन, मौलिकता, ये सभी क्या हैं, ये सृजनात्मकता के गुण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अगर आपको एनसीएफ के बारे में पता है तो देखिए कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, यही दोस्तों एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है। दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो कौन सी है, वो विशेषता है दोस्तों इसमें देखिए
वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मक, ये तीनों दोस्तों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, लेकिन नकारात्मक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन के लिए होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन के लिए होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होती है दोस्तों इसमें देखिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों शिक्षक छात्र अनुपात कितना है प्राथमिक शिक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 1:40 है, 1:40 है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा सेकंड है हिंदी, तो दोस्तों खंड सेकंड भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित है। 30 प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीधा सा देखिए अंडरलाइन किया हुआ आपको दिख रहा होगा सच्चरित्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए सच्चरित्र से तात्पर्य अच्छा आचरण होता है। रेखांकित पद में कौन सी संधि है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें दोस्तों सत प्लस चरित्र होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रशासनिक शब्द में प्रत्यय होगा तो दोस्तों प्रशासन प्लस इक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें इक प्रत्यय होगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है तो दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है इसमें भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर अपन इसका समास विग्रह करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार, यानी कि भ्रष्टाचार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नागरिक का विलोम शब्द है, नागरिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ग्रामीण। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, अवगुण शब्द है। तो दोस्तों बताइए अवगुण कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, कौन सा शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ये तत्सम शब्द है दोस्तों, अवगण है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन। देखिए 36 से 40 तक अपने को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए प्रायोजक शब्द का अर्थ है, प्रायोजक शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रायोजित करने वाला, ये होता है राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, वस्तु शब्द में कौन सा लिंग है? वस्तु शब्द में कौन सा लिंग है? तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इश्तहार, सूचना देना, ये दोनों हैं। ये दोस्तों विज्ञापन शब्द के अर्थ, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता शब्द का बहुवचन होगा, उपभोक्ता शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों वो जाएगा उपभोक्ताओं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, उपभोक्ताओं। आगे देखिए, ग्राहक शब्द में लिंग की पहचान करें। तो दोस्तों ग्राहक शब्द है, ये कौन सा लिंग है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है ये, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें विधिवाच्य का कोई भेद नहीं होता दोस्तों इसमें, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार ठोकर खाया हुआ अब गलती नहीं करेगा। इसमें दोस्तों संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है ये, यानी कि इसका प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताइए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है इसमें। देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये दोस्तों इसमें क्या है? अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाटकों के संवाद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? नाटकों के संवाद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निर्देशक, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्देशक। आगे देखिए, निम्न में से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है?
निम्न में से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, कमर टूटना, सहारा न होना, कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करते रहना, खून सूखना, भयभीत होना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहाड़ टूटना मतलब है दोस्तों गहरा दुख होना, ठीक है, यानी कि भारी मुसीबत आ जाना, ये होता है दोस्तों इसमें पहाड़ टूटना का अर्थ है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, बताइए कौन सा होना चाहिए? क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें मातृभाषा। मातृभाषा ही होना चाहिए। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा है ये अर्जित की जा सकती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिंदी भाषा लिपि बताइए जो होगी जो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए हिंदू भाषा लिपि कौन सी है और जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब तक सजावटी हो जाती है जब भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल जब तक सजावटी हो जाती है जब दोस्तों बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उपयोगी नहीं होता। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चे को दोस्तों बताइए देखिए विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में समस्या पैदा नहीं करता? बताइए निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में समस्या पैदा नहीं करता? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें पढ़ना सीखने में समस्या पैदा कौन सा नियम नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, चित्र संदर्भ पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है दोस्तों दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी करना। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी करना, ये दोस्तों भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत देश की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भारत देश की राष्ट्रभाषा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों भारत की कोई राष्ट्रभाषा है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर राजभाषा है हिंदी। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक जब पद्यात्मक शैली में रचित पाठ पढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह उपागम होगा। शिक्षक जब पद्यात्मक शैली में रचित पाठ पढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह उपागम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपसंहार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपसंहार। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, कौशल का प्राथमिक आधार है। कौशल का प्राथमिक आधार है तो वो आधार क्या है? तो वो है दोस्तों मौखिक गाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अभिकर्मित अनुदेशन विधि से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत संबंधित है? बताइए, अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, तत्परता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। निम्न में से एक प्रादेशिक भाषा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हरियाणवी है। ये दोस्तों एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन दिया गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन दिया गया है। दोस्तों ये कथन दिया गया है रूसो का।
रूसो के द्वारा यह कथन दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को चाहिए कि देखिए, शिक्षण विधि सरल से जटिल हो, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करें, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। अब मैं आपको दोस्तों संस्कृत से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। 61 से 65 तक अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए 61 नंबर प्रश्न है। देखिए बद इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है दोस्तों कथ प्रत्यय है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मुझे संस्कृत कम कर पढ़नी आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सो अवदत पद्य संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध रूपम अस्ति, अशुद्ध रूपम अस्ति सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों इसमें त्रिसम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सही है। आगे देखिए इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि वाक्यस्मिन् अव्ययम पदम किम, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इदानीम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इदानीम है वो अवयव पद है। आगे देखिए इसमें नद्या इत्यत्र का विभक्ति, बताइए नद्या में कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है षष्ठी विभक्ति, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महाभाष्यकार कै अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पतंजलि, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद अस्ति, बताइए इसका अपने को संस्कृत में अनुवाद करना है। बलि से पृथ्वी मांगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बलि याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधाम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वयम महाविद्यालयम गच्छाम, बताइए वयम महाविद्यालयम गच्छाम वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अस्माभि महाविद्यालय गम्यते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वादने तीव्र जरायाम आगच्छति, बताइए दोस्तों यहाँ पे जो समय लिखा हुआ है उसको अपन संस्कृत भाषा में लिखना है अपने को। यहाँ पर देखिए 10:30 बजे हैं तो अपन इसको क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 10:30 वादने तीव्र जरायाम आगच्छति, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए संज्ञा शक्ति कलो युगे आएगा, क्या आएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों युगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि शिक्षणेन सह स्वेगात्मक उष्णतामापि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षण भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रभावी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण से केंद्रम अस्ति, भाषा शिक्षण से केंद्रम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक है, ठीक है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौशले, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कौशले। आगे देखिए शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा इस तरह से उन्नति करने च सहायक भवति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल्यांकनम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकनम। आगे देखिए सैनिक विधि नामना अपि ज्ञायते, सैनिक विधि नामना अपि ज्ञायते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनौपचारिक विधि, अनौपचारिक विधि, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेष किम नामक कौशलम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषण कौशलम, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
अध्यापक उदाहरणे सह व्याकरण सान पठितु दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोगन करोति। छात्रा प्रभावी संप्रेक्षणार्थ लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठिता पाठ्यवस्तूनां सम्यक उपयोग कुर्वन्ति। ऐसा प्रक्रिया अस्ति। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है आगमनात्मकी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वाध्याय प्रणालिया सोपानानि संति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नियोजनम क्रियान्वयन मूल्यांकनम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुवाद शिक्षण से विधेय संति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुस्तक विधि द्विभाषी विधि तुलना एवं अनुकरण विधि। राइट आंसर हो जाएगा सर्वा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत दिवस से आयोजनम कदा भवति। राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रावणी पूर्णिमायाम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्यते मुख्य उद्देश्यमस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतीय संस्कृत परिचय स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम। ठीक है शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चित्र में पुस्तकानाम पठनम नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चित्रणानाम दर्शनेन अनुवादानुभव। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चतुर्थ कक्षाया छात्र हनि वदति अहम पठन कार्ये सिद्धा अस्मि परंतु संस्कृत भाषाया संभाषणे तथा न एतत् मूल्यांकनमस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिगमस्य। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कथम सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय भवेत्। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उत्तम वस्तु श्रवणम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तम वस्तु श्रवणम। आगे देखिए अधोक्ता विधेय काठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्धा। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण विधि प्रवचन विधि उद्बोधन विधि। राइट आंसर हो जाएगा एतेत्रय। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन पद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सन्निमित्र इसमें देखिए सन्मित्रम इति पदस्य संधि विच्छेद किम। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों सत प्लस मित्रम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आपदगतम इति पदे का समास है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें समास हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्रहम इति कै प्रत्यय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों कै प्रत्यय हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रस्तुत पद्य कै छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वसंत तिल का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए योज्यते इत्यत्र कै लकार है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लट लकार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों आज का अपना ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।